तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो 6 अक्टूबर को बिहार दरोगा का टारगेट बैच शुरू हुआ है, जिस बैच में ओनली वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जा रहा है, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर फ्री में करवा रहे हैं। अगर आप उस बैच को खरीदने जाते हैं तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा इन्हीं प्रश्नों को करने के लिए, लेकिन इन प्रश्नों को हम यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे एंशिएंट हिस्टोरी का चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चनों को, और चैप्टर नंबर 8 में हम 51 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने 50 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिया है। अगर आप सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन को। तो 51 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आजीवक। आजीवक धर्म का अनुयायी था बिंदुसार। नेक्स्ट आपका 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिंदुसार के बारे में असत्य है, यानी कौन सा कथन बिंदुसार के बारे में गलत है? तो आपका जो गलत कथन है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी बिंदुसार ने मिस्र के शासक फिलाडेल्फस से सूखी अंजीर, अंगूरी मदिरा तथा दार्शनिक की मांग की थी। तो ये आपका क्वेश्चन गलत है, क्योंकि जो बिंदुसार था, बिंदुसार ने मिस्र के शासक से नहीं बल्कि सीरिया के शासक एंटीओकस प्रथम से इन 3 चीज़ों यानी सूखी अंजीर, अंगूरी मदिरा तथा दार्शनिक की मांग की थी। तो ये आपका कथन गलत है, अर्थात यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 53 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथन पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया गया दोस्तों, बिंदुसार को वायु पुराण में सिंहसेन तथा जैन ग्रंथों में भद्रसार कहा गया है। तो ये आपका कथन गलत है। नेक्स्ट आपका 2 नंबर कथन में दिया गया है दोस्तों, बिंदुसार के काल में भी चाणक्य प्रधानमंत्री था। तो ये आपका कथन सही है। 3 नंबर कथन में दिया गया है, सीरियाई सम्राट ने बिंदुसार को 2 चीज सूखी अंजीर तथा अंगूरी मदिरा ही भिजवाया और तीसरी मांग भिजवाने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो ये भी आपका कथन सही है, क्योंकि जो सीरिया का शासक है एंटीओकस प्रथम, उन्होंने बिंदुसार को 2 चीज तो भिजवा दिया, सूखी अंजीर और अंगूरी मदिरा, लेकिन तीसरा चीज जो दार्शनिक था ये भिजवाने से इनकार कर दिया। तो ये भी आपका कथन सही है, अर्थात आपका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 54 नंबर क्वेश्चन, सीरिया नरेश एंटीओकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में मेगास्थनीज के उत्तराधिकारी के रूप में किसे भेजा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 54 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, यानी डायमेकस को। नेक्स्ट है आपका 55 नंबर क्वेश्चन। आइए दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर, किस मौर्यकालीन ग्रंथ से यह ज्ञात होता है कि बिंदुसार के राजसभा में आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिषी पिंगल वंश निवास करता था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, दिव्य वेदान। नेक्स्ट आपका 56 नंबर क्वेश्चन, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा था? बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसको भेजा था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन का सुसीम और अशोक दोनों को। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन, अशोक राजा बनने के पूर्व कहाँ का राज्यपाल था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उज्जैन का राज्यपाल था। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, अशोक ने बिंदुसार के इच्छा के विरुद्ध किस राज्य के शासन पर अधिकार कर लिया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मगध राज्य के शासन पर। जो अशोक थे उन्होंने बिंदुसार यानी अपने पिता के इच्छा के अनुसार मगध के शासन पर अधिकार कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 बड़े भाइयों को हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था? ठीक है, किस अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन को यानी गद्दी को प्राप्त किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सिंघली अनुश्रुति के अनुसार। नेक्स्ट है आपका 60 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपका जो कथन असत्य है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी उदय गोलम अभिलेख में अशोक को मगध सम्राट कहा गया है। ये आपका कथन गलत है, अर्थात यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 61 नंबर क्वेश्चन, अशोक नाम का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में नहीं हुआ है? अशोक नाम का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में नहीं हुआ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भाबरू अभिलेख में। नेक्स्ट है आपका 62 नंबर क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा टिम्फे थैलर। जो टिम्फे थैलर नामक विद्वान है, इन्होंने अशोक के शिलालेखों की खोज किया था, लेकिन सबसे पहले इनके शिलालेखों का पढ़ने का काम किया था जेम्स प्रिंसप ने 1837 में। तो ठीक है, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका 63 नंबर क्वेश्चन,
निम्न में सही कथन को चुने। और आपका पहला कथन में दिया गया है अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था, तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है। 2 नंबर कथन में दिया गया है अशोक के समय कलिंग का राजा खारवेल था, ठीक है, तो ये आपका कथन गलत है, क्योंकि अशोक के समय कलिंग का राजा खारवेल नहीं था, कलिंग का राजा था नंदराज, ठीक है, तो ये आपका कथन गलत हो गया। आइए 3 नंबर कथन को देखते हैं। 3 नंबर कथन में दिया गया है दोस्तों अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का विवरण है, तो ये आपका सही है। तो 1 और 3 कथन सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका 64 नंबर क्वेश्चन, किस प्राचीन ग्रंथ से यह ज्ञात होता है कि अशोक का अधिकार कश्मीर पर भी था तथा वहाँ के धर्मारिणी बिहार में अशोकेश्वर नामक मंदिर की स्थापना करवाई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 64 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राजतरंगिणी। राजतरंगिणी यानी जो राजतरंगिणी जो ग्रंथ है जिसकी रचना किए हैं कलहन, ये उससे ज्ञात होता है कि अशोक का अधिकार कश्मीर पर भी था तथा वहाँ के धर्मारिणी बिहार में अशोकेश्वर नामक मंदिर की स्थापना करवाई थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया गया है दोस्तों अशोक प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है। 2 नंबर कथन में दिया गया है अशोक निग्रोध के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया, तो ये भी आपका कथन सही है। 3 नंबर कथन में दिया गया है कलिंग युद्ध के बाद उसने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तो ये भी आपका कथन सही है। 4 नंबर कथन में दिया गया है दोस्तों अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, तो ये आपका कथन गलत है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो 1, 2 और 3, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 65 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपका 66 नंबर क्वेश्चन, अशोक ने आजीवकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है, ठीक है। यानी जो 4 पहाड़ियों 4 गुफाओं का जो निर्माण करवाया है इनमें से चारों में से कौन सा एक नहीं है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चारों में से एक नहीं है, जो वह है आपका दोस्तों दशरथ गुफा। दशरथ गुफा यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा 66 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपका 67 नंबर क्वेश्चन, अशोक ने लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त घोषित किया यानी टैक्स मुक्त घोषित किया, बाद में कितना भाग कर के रूप में लेने की घोषणा की, ठीक है। जो अशोक हैं उन्होंने लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त घोषित करने के बाद यानी ठीक है कर मुक्त घोषित कर दिया, उसके बाद कितना भाग कर के रूप में यानी टैक्स के रूप में लेने की घोषणा की, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 67 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी 1/8 भाग, ठीक है, 1/8 भाग। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन, अशोक ने निम्नलिखित में से किस अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपनी आस्था व्यक्त की, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भाब्रू अभिलेख में। भाब्रू अभिलेख में जो बौद्ध धर्म के अंतर्गत त्रिरत्न आता है उसमें अपनी आस्था व्यक्त किए हैं अशोक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 69 नंबर क्वेश्चन, अशोक की धर्म यात्राएं का सही क्रम कौन सा है? अशोक की जो धर्म यात्रा है उसका सही क्रम कौन सा है, तो आपका सही क्रम है वह है बोध गया, उसके बाद कुशीनगर, उसके बाद लुम्बिनी और उसके बाद कपिल वस्तु, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन, आइए दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक का सही मिलान करें, और यहाँ पर धर्म प्रचारक का नाम है और यहाँ पर स्थान है या देश है कि किस धर्म प्रचारक को किस देश में भेजा गया था, मिलान कीजिए। तो देखिए जो महेंद्र या संघमित्रा है, महेंद्र और संघमित्रा, इनको भेजा गया था दोस्तों श्रीलंका, तो ए का हो जाएगा आपका 1, ठीक है। नेक्स्ट है आपका महारक्षित, जो महारक्षित है इनको भेजा गया था आपका यवन देश, तो बी का हो जाएगा आपका 2, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मध्यम, जो मध्यम है इनको भेजा गया है हिमालयवर्ती देश, तो आपका सी का हो गया 3, ठीक है। नेक्स्ट आपका सोना तथा उत्तरा, इनको भेजा गया है स्वर्ण भूमि, तो डी का हो जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट है मध्यांतिक, तो इनको भेजा गया कश्मीर या कश्मीर तथा गंधार, तो डी का ई का हो जाएगा 5। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और ई का 5, यानी ऑप्शन नंबर इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 और ई का 5। नेक्स्ट आपका 71 नंबर क्वेश्चन, अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की उसे अभिलेख में क्या कहा गया,
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उसे कहा गया है धम अभिलेख। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दोस्तों 72 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन सही है, निम्न में कौन सा कथन सही है। और आपका पहला नंबर कथन में दिया गया है अशोक के धम की परिभाषा बौद्ध ग्रंथ राहुलो बादसूत से ली गई है, तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में दिया गया है स्वनियंत्रण अशोक की धम नीति का मूल सिद्धांत है, तो ये भी आपका कथन सही है। 3 नंबर कथन में दिया गया है अशोक अपने दूसरे एवं 7वें स्तंभ लेख में धम के गुणों को बताता है, तो ये भी आपका कथन सही है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, तो तीनों का तीनों, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट आपका 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक देश में अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए दूत नहीं भेजा था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 73 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, नेपाल में। नेपाल में अपना दूत नहीं भेजे थे अशोक। नेक्स्ट आपका 74 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किसने किया था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अशोक। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन, अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है, तो बृहद शिलालेखों की जो संख्या है दोस्तों आपको बता दें वह है हम 14 यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 76 नंबर क्वेश्चन, मिलान करें और यहाँ पर शिलालेखों का नाम दिया गया है और यहाँ पर प्राप्ति स्थल कि कौन सा शिलालेख किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो देखिए जो शहबाजगढ़ी है, शहबाजगढ़ी जो शिलालेख है वह प्राप्त हुआ है दोस्तों, आपको हम बता दें पेशावर से, तो आपका ए का हो जाएगा 4, ए का क्या होगा 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका बी मानसेहरा अभिलेख, जो मानसेहरा शिलालेख है ये प्राप्त हुआ है दोस्तों, आपको हम बता दें हजारा से, तो बी का हो जाएगा 5, बी का क्या होगा 5। नेक्स्ट आपका कालसी शिलालेख, जो कालसी शिलालेख है ये प्राप्त हुआ है दोस्तों देहरादून से, तो बी का हो जाएगा, सी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट आपका जौगढ़ अभिलेख, तो ये जो प्राप्त हुआ है ये प्राप्त हुआ है गंजाम से, तो डी का हो जाएगा 3, डी का क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका मास्की अभिलेख, जो मास्की अभिलेख है ये प्राप्त हुआ है रायचूर से, तो ई का हो जाएगा आपका 2, ई का क्या होगा 2 होगा। इस प्रकार आपका सही उत्तर हो गया ए का 4, बी का 5, सी का 1, डी का 3 और ई का 2, यानी 4, 5, 1, 3, 2। तो 4, 5, 1, 3, 2 आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो 4, 5, 1, 3, 2, 4, 5, 1, 3, 2 है ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा 76 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन सही है। और आपका पहला कथन में दिया गया है प्रयाग स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था, तो 77 नंबर क्वेश्चन का पहला कथन सही है। 2 नंबर कथन में दिया गया है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से दिल्ली लाया था, तो ये भी आपका कथन सही है। 3 नंबर कथन में दिया गया है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख जहांगीर ने मेरठ से दिल्ली लाया था, तो ये आपका कथन गलत है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2, तो आपका सही उत्तर क्या होगा 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा 77 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन, रामपुरवा, लौरिया, अरेराज तथा लौरिया आनंदगढ़ स्तंभ लेख किस राज्य में है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये है, आपको हम बता दें बिहार राज्य में। नेक्स्ट आपका 79 नंबर क्वेश्चन, अशोक के किस शिलालेख में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 79 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका ए शहबाजगढ़ी और मानसेहरा, यानी ए और बी दोनों आपका हो जाएगा। ठीक है, यानी शहबाजगढ़ी और मानसेहरा दोनों अभिलेखों में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 80 नंबर क्वेश्चन, अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख का विषय आर्थिक था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रुक्मिणी अभिलेख। ठीक है, रुक्मिणी अभिलेख, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन, किस एक अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, रानी का अभिलेख कहा जाता है, तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है दोस्तों किस एक अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते थे, तो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन में रुक्मिणी का अभिलेख, प्रयाग प्रशस्तम का अभिलेख, सोपारा का अभिलेख या गुर्जरा का अभिलेख, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 81 नंबर क्वेश्चन का प्रयाग स्तंभ लेख, जो प्रयाग स्तंभ लेख है इसको रानी का अभिलेख कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका 82 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया गया दोस्तों रामपुरवा स्तंभ लेख
चंपारण बिहार में स्थित है। इसकी खोज 1873 में कार्लिल ने किया है। तो आपका ये कथन बिल्कुल सही है। 2 नंबर कथन में दिया गया है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख पर शेर का चित्र बना हुआ है। तो ये आपका कथन गलत है, ठीक है, ये कथन गलत है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1 यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 83 नंबर क्वेश्चन, अशोक के किस शिलालेख में ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं का प्रयोग हुआ है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 83 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए यानी सर ए कूना जो कि कंधार में है। सर ए कूना जो अभिलेख है वहाँ से ग्रीक एवं अरमाइक भाषा में जो है प्राप्त हुआ है ये अभिलेख। नेक्स्ट है आपका 84 नंबर क्वेश्चन, मिलान करें। और यहाँ पर शिलालेखों का नाम है और यहाँ पर विषय है कि जो शिलालेख है किस विषय से मतलब संबंधित है। तो देखिए जो पहला शिलालेख है अशोक का पहला शिलालेख है संबंधित है। आपको हम बता दें, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं, आपको पूरा थोड़ा सा दिखाई दे, ठीक है, पूरा का पूरा दिखाई देगा तो आप सही इसमें रहेगा, ठीक है। तो देखिए जो पहला शिलालेख थे अशोक का वह था पशु बलि की निंदा से संबंधित, ठीक है। तो ए का हो जाएगा आपका 5, क्या हो जाएगा ए का हो गया 5, ठीक है। नेक्स्ट आपका दूसरा शिलालेख, जो अशोक का दूसरा शिलालेख है वह संबंधित है चोल पांड्य चेर राज्यों की चर्चा से। तो बी का हो जाएगा आपका 4, ठीक है। नेक्स्ट आपका चौथा शिलालेख, जो अशोक का चौथा शिलालेख है ये संबंधित है धम्म घोष की घोषणा से। तो सी का हो जाएगा 2, ठीक है, सी का क्या होगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डी नंबर में 8वां शिलालेख, जो अशोक का 8वां शिलालेख है ये है संबंधित धर्म यात्राओं का उल्लेख से। तो आपका हो जाएगा डी का 1, ठीक है। जो ई में है 13वां शिलालेख ये है अपराध करने वाली आठविक जातियों का उल्लेख से। तो ई का हो जाएगा 3। इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाएगा ए का 5, बी का 4, सी का 2, डी का 1 और ई का 3, ठीक है, यानी 4 5 2 1 3। तो आइए देखते हैं ये किस ऑप्शन में दिया गया है। 5 4 2 1 3। तो 5 4 2 1 3 जो दिया गया है 5 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में 5 4 2 1 3। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन, मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 85 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी अशोक के 5वां शिलालेख में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 86 नंबर क्वेश्चन, किसका मिलान गलत है, ठीक है, किसका मिलान गलत है। तो आपका जो 86 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो डी है यानी भाबरू अभिलेख जो कि पुरी में बताया गया है ये आपका गलत है, हमें गलत को ही चुनना है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन, 87 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी कौन सा कथन गलत है। और आपका ए नंबर कथन में दिया गया है सर्वधर्म संभाव 12वां शिलालेख, यानी सर्वधर्म संभाव का उल्लेख 12वां शिलालेख में है अशोक के। जी हाँ, ये सर्वधर्म संभाव का जो उल्लेख है ये अशोक के 12वां शिलालेख में है। तो ये आपका ए नंबर सही है। बी नंबर में दिया गया है सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है, तीसरा शिलालेख, यानी सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है, इस बात का उल्लेख अशोक के तीसरा शिलालेख में है। तो जी नहीं, ये आपका गलत है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमें यही बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो बी नंबर आपका सही नहीं है। नेक्स्ट आपका 88 नंबर क्वेश्चन, 88 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों मिलान करें, और यहाँ पर प्रांतों का नाम है और यहाँ पर उनके राजधानियों का नाम है और हमें मिलान करना है कि किस प्रांत की राजधानी कौन सी है। तो देखिए जो उत्तरापथ है, उत्तरापथ की राजधानी है तक्षशिला। तो ए का हो जाएगा 2, ए का क्या होगा 2 हो गया। नेक्स्ट आपका अवंती, अवंती की राजधानी है उज्जैनी। तो बी का हो जाएगा 1, बी का क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका कलिंग, जो कलिंग है इसकी राजधानी थी तोसली। तो सी का हो जाएगा 5, सी का क्या होगा 5। नेक्स्ट आपका दक्षिणापथ जिसकी राजधानी थी स्वर्णगिरी। तो डी का हो जाएगा 3, डी का क्या होगा 3। नेक्स्ट आपका मध्य प्रांत जिसकी राजधानी है पाटलिपुत्रा। तो ई का हो जाएगा 4, ई का हो जाएगा 4। इस प्रकार आपका सही उत्तर हो गया ए का 2, बी का 1, सी का 5, डी का 3 और ई का 4, यानी 2 1 5 3 4। 2 1 5 3 4 किस ऑप्शन में, आइए देख लेते हैं। तो 2 1 5 3 4 है ऑप्शन नंबर सी में, 2 1 5 3 4, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा 88 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं हम 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन में है अभिलेखों में
किस अभिलेख का, किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी, ठीक है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देव नाम प्रिय के रूप में किया गया? तो आपका सही उत्तर है अशोक। अशोक का जो है, अशोक का अभिलेखों में ये प्रियदर्शी एवं देव नाम प्रिय का रूप में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है आपका 90 नंबर क्वेश्चन। किस शिलालेख में अशोक ने कहा कि राजा की कीर्ति का मूल्यांकन प्रजा की नैतिक एवं उन्नति से किया जा सकता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 90 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, यानी 10वें धम्म अभिलेख में। 10वें धम्म अभिलेख में राजा ने यानी अशोक ने यह बात कहा है कि राजा की कीर्ति का मूल्यांकन प्रजा की नैतिक उन्नति से किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका 91 नंबर क्वेश्चन। अशोक के किस एकमात्र पुत्र का उल्लेख लघु स्तंभ लेख में किया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 91 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, तीवर का, ठीक है। नेक्स्ट आपका 92 नंबर क्वेश्चन। किस मौर्य शासक ने गया जिले के नागार्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के लिए 3 गुफाएं निर्मित करवाया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 92 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यानी दशरथ ने। नेक्स्ट आपका 93 नंबर क्वेश्चन। अशोक के अतिरिक्त किस और एक मौर्य शासक ने देव नाम प्रिय की उपाधि धारण किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 93 नंबर क्वेश्चन का दशरथ। जो दशरथ थे इन्होंने जो है देव नाम प्रिय का उपाधि धारण किया था, ठीक है, अशोक के अलावा। नेक्स्ट आपका 94 नंबर क्वेश्चन। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जो देखिए, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था वह था, आपको हम बता दें 94 नंबर क्वेश्चन का आपका मैंने बृहद्रथ था, ठीक है। तो आइए देखते हैं बृहद्रथ किस ऑप्शन में दिया गया है। तो बृहद्रथ दिया गया है दोस्तों, आपको हम बता दें ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन सा कथन सही है? और आपका पहला नंबर कथन में दिया गया है मौर्य काल में उच्च अधिकारी को तीर्थ कहा जाता था, तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर में है समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान होता था, तो ये भी आपका सही है। 3 नंबर में है परदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था, तो ये भी आपका कथन सही है। 4 नंबर में है प्रशास्ता राजकीय आज्ञाओं का लिखने वाला प्रमुख अधिकारी था, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। यानी चारों का चारों कथन सही है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट आपका 96 नंबर क्वेश्चन। किसका मिलान गलत है? किसका मिलान गलत है? तो हम आपको बता दें जो मिलान गलत है इसमें वह है आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी अंतपाल। अंतपाल जो था ये राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष नहीं था, अर्थात यही आपका मिलान गलत है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 97 नंबर क्वेश्चन। मौर्य काल में प्रांत को क्या कहा जाता था? प्रांत को क्या कहा जाता था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, चक्र कहा जाता था, चक्र। नेक्स्ट है आपका 98 नंबर क्वेश्चन। अर्थशास्त्र में कुल कितने तीर्थ यानी अधिकारी का उल्लेख है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आपको हम बता दें 18 अधिकारी का उल्लेख है। नेक्स्ट है आपका 99 नंबर क्वेश्चन। मिलान करे और यहाँ पर अध्यक्षों का नाम है और यहाँ पर संबंधित विभाग है, यानी कौन सा अध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो देखिए इसमें जो पोतवा अध्यक्ष है, पोतवा अध्यक्ष ये थे, आपको हम बता दें दोस्तों 99 नंबर क्वेश्चन में मापतौल भाग का अध्यक्ष थे। मापतौल जो विभाग था उसके अध्यक्ष थे पोतवा अध्यक्ष, तो ए का हो जाएगा आपका 2, ठीक है। जो सूना अध्यक्ष है, सूना अध्यक्ष ये थे बूचड़ खाने का अध्यक्ष, तो बी का हो जाएगा आपका 3, बी का क्या होगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पन्याध्यक्ष, जो पन्याध्यक्ष थे ये थे वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष, तो सी का हो जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट आपका डी नंबर में सूत्राध्यक्ष, जो सूत्राध्यक्ष है ये थे कताई और बुनाई विभाग के अध्यक्ष थे, ठीक है, तो डी का हो जाएगा 5। ई नंबर में है लक्षणाध्यक्ष, जो लक्षणाध्यक्ष है ये टकसाल यानी जो मुद्रा बनाया जाता था उसको टकसाल कहा जाता था, तो टकसाल विभाग का अध्यक्ष थे लक्षणाध्यक्ष, तो ई का हो जाएगा आपका 4, ठीक है। तो इस प्रकार आपका सही उत्तर हो गया ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 5 और ई का 4, यानी 2, 3, 1, 5, 4, 2, 3, 1, 5, 4 किस ऑप्शन में है? तो 2, 3, 1, 5, 4 है ऑप्शन नंबर डी में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा 99 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपका 100 नंबर क्वेश्चन। मौर्य प्रशासन में स्थानीय कितने ग्राम का समूह होता था? मौर्य प्रशासन में स्थानीय कितने ग्राम का समूह होता था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 100 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए 800 ग्राम का, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो क्वेश्चन बचा है चैप्टर नंबर 8 में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसका हम प्ले लिस्ट बना दिया है, आप जाकर आराम से सीरियल वाइज हर वीडियो को, हर चैप्टर का वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।